प्लस टू भी है, प्लस टू दिया नहीं तो प्लस कर लिया, प्लस खाली होता। Hear me? Please tell me yes or no. Jaspreet, Khushpreet, can you hear me? Unmute yourself, beta. Please reply so that we can start the topic. Beta reply, please. Can you hear me or not? Jacob, reply, beta. Yes or no? I am waiting for your reply. Arshnur, can you hear me? Beta, unmute yourself. Let's start the topic. Please, before that, give me answer. Can you all hear me? Yes or no? Yes, ma'am. Okay.
Then let's start the topic. Next topic is area vector. We have completed up to that कहाँ तक कंप्लीट किया था उस दिन? लास्ट टॉपिक फील्ड लाइंस के बारे में किया था और डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के सिस्टम के लिए हमने फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है उसके पैटर्न के बारे में पढ़ा था ना. उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा था कि फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड कैसे ड्रॉ करनी है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड कैसे ड्रॉ करनी है, अगर टू लाइक चार्जेस हैं तो कैसे ड्रॉ होगी, अगर टू अनलाइक चार्जेस हैं तो कैसे ड्रॉ करनी है ना. फिर ऑपोजिट चार्जेस के लिए किया था और वैसे ही लास्ट पे किया था कि अगर प्लेन कंडक्टर है तो हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया वेक्टर. हमने सभी ने आज तक किया है कि एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना. लेकिन एरिया को हम वेक्टर कब लेते हैं, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी कब है, तो ये मैंने उस दिन बोला था कि पढ़ के आना. कोई पढ़ के आया ये वाला? यस और नो बता दो, जस्ट यस और नो. बेटा रिप्लाई किया करो. नो मैम. हाँ, तो फिर एरिया वेक्टर कब होगा? देखो जब भी हम 2D की बात कर रहे होंगे, जब हम 2 डायमेंशन में कुछ भी कर रहे हैं तब एरिया को स्केलर ही कंसीडर किया जाता है और स्केलर के साथ ही सारी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है. लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं है ना, तब क्या होगा, एरिया को हम वेक्टर लेंगे उस टाइम, बिकॉज वहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नहीं उसकी डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ती है. देखो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पता होना चाहिए सरफेस एरिया का, बट उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. ठीक है, तो ये इसके लिए एग्जांपल बता देती हूँ. हम आइसक्रीम कोन होता है, जो आइसक्रीम कोन को अगर नीचे से कट कर दो, तुम्हें देखो ये डायग्राम मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे नहीं है. तो आइसक्रीम कोन को तुम नीचे से थोड़ा सा कट कर दो तो वो एक सर्कुलर शेप बन जाएगी, लेकिन वो किस में बनेगी, 3D में बनेगी है ना. तो वहां पे उसका एरिया होगा, लेकिन कौन सा है, 3 डायमेंशनल है, वो 3D पिक्चर बन रही है हमारे पास. ठीक है, तो वैसे केसेस में हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए. ठीक है, 2D में एरिया को स्केलर ही लिया जाता है, लेकिन 3 डायमेंशनल में स्पेस में हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. और जो एरिया की डायरेक्शन होती है किसी भी प्लेनर एरिया की, ठीक है, उसको हम किसके साथ स्पेसिफाइड करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उस प्लेन के नॉर्मल है ना, उस प्लेन के नॉर्मल ड्रॉ करके, नॉर्मल या फिर नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे फिगर में देखो एक प्लेनर एरिया एलिमेंट मैंने दिखाया है. ये देखो एक कोई एरिया है, सरफेस है, प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है बिल्कुल है ना. इसमें अगर एरिया की डायरेक्शन पूछी जाए तो इसमें तुम क्या करोगे, आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इससे बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल, जिसको एन कैप यूनिट वेक्टर के साथ डिनोट करोगे. इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एरिया की डायरेक्शन है. तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो गया. तो वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन डॉट यूनिट वेक्टर है ना. तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, एरिया की वैल्यू ले ली ds, तो इसके साथ नॉर्मल कंपोनेंट क्या लिया है, n कैप. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस तरीके से वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ds वेक्टर किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स नॉर्मल कंपोनेंट है ना, यूनिट नॉर्मल कंपोनेंट, जिसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल. उसी तरह अगर कोई कर्व्ड सरफेस हो ऐसे, अगर उसका एरिया पूछा जाए तो उसमें हम पहले ये तो प्लेन थी, इसको तो हम सीधा ही ले लेते थे एरिया है ना. अगर कोई कर्व्ड है तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल सरफेसेस बना लेंगे, एरिया एलिमेंट्स बना लेंगे. उस एरिया एलिमेंट का स्मॉल स्मॉल सभी ऐसे बना लेंगे कि सबका एरिया कितना है, स्मॉल ds है. ठीक है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस प्लेन सरफेस के अराउंड. तो परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ की उसको एन कैप के साथ, तो एरिया इसका भी क्या बन गया, ds वेक्टर ds डॉट एन कैप. ठीक है, तो देखो ऐसे किया है
कि सबसे पहले तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, यहाँ पर एरिया के मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 3D आइसक्रीम कोन की एग्जांपल से तुम एरिया को वेक्टर क्यों कंसीडर करना है वो समझ सकते हो। उसके बाद डायरेक्शन होती है जो प्लेनर एरिया की, और चाहे कर्व्ड सरफेस हो उसमें भी हम एक प्लेन बनाकर ही उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। वो कैसे स्पेसिफाई की जाती है? बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, नीचे वाली फिगर में एक प्लेनर एरिया एलिमेंट लिया जिसको हमने ds के साथ रिप्रेजेंट किया। ds क्या था? उस एरिया का मैग्नीट्यूड ले लिया। s फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, ds स्मॉल एलिमेंट जो सरफेस हमें पता नहीं है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसलिए ds स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया? प्रॉपरली नॉर्मल वेक्टर ds वेक्टर के साथ। और जो लेंथ होगी वेक्टर की वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट, है ना। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, जो अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेनर एरिया। तो एरिया वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, जो अकॉर्डिंग वेक्टर की डेफिनेशन लगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हो उसका डेफिनेशन यही होती है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? एरिया का ds है, और डायरेक्शन क्या है? एन कैप के अलोंग है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेनर एरिया और कर्व्ड सरफेस, है ना, जो भी सरफेस है। तो ये था कि एरिया वेक्टर कब कंसीडर करना है। उसके बाद आ रहा है कि कर्व्ड सरफेस में हम कैसे, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि कर्व्ड सरफेस में क्या हुआ, हमने इमेजिन कर लिया कि उस सरफेस में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स थे, और जो स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स थे उनको हमने प्लेनर एरिया की तरह ट्रीट किया है वैसे ही। और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने साइन कन्वेंशन ही लिया है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही लेते हैं, वो भी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज किया गया था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला है, तो बहुत और कुछ बहुत डिफाइन हो सकता था। लेकिन अब कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उस टाइम के एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव ले लिया, तो वो अब तक नेगेटिव ही माना जा रहा है ना। उसी तरह डायरेक्शन है जो ये भी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हर एक एरिया एलिमेंट के साथ जो उसकी है क्लोज सरफेस की, वो किस तरफ होगी? अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। जो हमने नॉर्मल ड्रॉ की है आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके अलोंग ही होगी। ठीक है, जैसे कि ये सेकंड फिगर की बात कर रहा है। सेकंड वाली फिगर क्या थी? कर्व्ड सरफेस थी। और कर्व्ड सरफेस में भी जब हमने एरिया को वेक्टर दिखाना है तो उसमें हमने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ले लिए जो प्लेन थे। और प्लेनर का हमें पता है कैसे निकालते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं उस प्लेन सरफेस के अराउंड। तो जो नॉर्मल उसके ऊपर अलोंग जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो क्या बता देता है? एरिया की डायरेक्शन। और नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है वो एन कैप होता है, वो एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया एलिमेंट। ds क्या है? एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस और नो बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? जासप्रीत, आशनूर? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, पहले तो फ्लक्स वर्ड का मीनिंग, डू यू नो द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? यस और नो? नो मैम। हाँ, तो अभी बता रही हूँ। तो फ्लक्स वर्ड इम्प्लाई क्या करता है? सम काइंड ऑफ फ्लो, कुछ भी फ्लो करना, किसी भी काइंड का हो, ये क्या है? फ्लक्स का मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वैसे नॉर्मल मीनिंग क्या है फ्लक्स का, कि किसी भी तरह का फ्लो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स फिजिक्स में हम कैसे कंसीडर करते हैं कि ये किसी वेक्टर फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, कि अगर हमारे पास कोई भी एरिया है, कोई भी फील्ड है, कोई भी रीजन है जो कि वेक्टर है, उसकी एक प्रॉपर्टी को हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है वो नेक्स्ट हम करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब है सम काइंड ऑफ फ्लो
और फ्लक्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी वेक्टर फील्ड की। अब यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है वो कौन सा है, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी कल, तो ये वही है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कितने एरिया में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, उसको मेजर करना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक किसी भी एरिया में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं नॉर्मल टू दैट एरिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक प्ले एरिया के अंदर। ठीक है, अगर सपोज कर लो अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर रहा है नॉर्मली, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल इज यूज्ड फॉर द परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉर्मली पास हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर किसी भी एरिया एलिमेंट, चाहे प्लेन है चाहे कर्व्ड सरफेस है, देन उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई के साथ नोट करते हैं, फाई ई, डेल्टा फाई लिखा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डेल्टा का मतलब है चेंज इन, फाई का मतलब फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक, तो फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का को डिनोट करने का सिंबल है। और ई डॉट डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब है एरिया एलिमेंट, एरिया को हमने डी एस ले लो, डेल्टा एस ले लो, चेंज इन है ना स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये है फ्लक्स की डेफिनेशन, ये आगे जाके प्रॉपर हो जाएगी, अभी हम इजी कर रहे हैं। तो अब क्या है, एक प्लेन एरिया ले लिया, उसमें से ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, फाई ई हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, है ना। ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो बता रही हैं हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, टूवर्ड्स द राइट, है ना। और अगर हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करें, इसके नॉर्मल, है ना, तो ये भी देखो इन्होंने कैसे ड्रॉ कर दिया, एरिया इस साइड ही ड्रॉ कर दिया। तो अब नॉर्मल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, मतलब दोनों के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो किया। ई सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड की और नॉर्मल कंपोनेंट की डायरेक्शन हमने सेम कंसीडर कर ली कि अगर सेम हो, दोनों के बीच थीटा क्या है, एरिया की और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो थीटा तो 0 डिग्री बन जाएगा एंगल। ठीक है, वहां पे डॉट था ना, यहाँ पे डॉट था, ई डॉट डेल्टा एस, डॉट प्रोडक्ट लग के यहाँ क्या बन जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 कब होगा, जब ई और डेल्टा एस दोनों पैरेलल होंगे, है ना, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये वाला आ जाएगा, डॉट खत्म, ई डी एस आंसर आ जाएगा फ्लक्स का। अगर ये परपेंडिकुलर होते, मान लो एन कैप की डायरेक्शन ऐसे होती, है ना, प्लेन के बिल्कुल पैरेलल, है ना, लेकिन ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही होती है, तो हमने तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर पैरेलल होती तो cos 90, फिर वहां पे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है टू द एरिया एलिमेंट, वो एंगल थीटा बना रहा हो अगर यूनिफॉर्म फील्ड के साथ, देन कंपोनेंट होगा जो वो ई कॉस थीटा होगा, है ना, ये तो सीधा ही हमें पता चल गया। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया, नॉर्मल कंपोनेंट क्या है उसका, ई कॉस थीटा, है ना, वहां पे थीटा की वैल्यू 0 और ई एस आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने दोबारा से कंसीडर कर लिया, ये तो वही लिखा है। अब दोबारा से एक फ्लक्स थ्रू एन इंक्लाइंड एरिया कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा है कि दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है।
ठीक है, वहां तो एंगल दोनों के बीच 0 था, ई की और एन की डायरेक्शन सेम थी। अब देखो प्लेन वैसा ही बनाया है हमने, वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टली पास हो रही थी बिल्कुल सीधी, यहाँ पे हमने ऐसे पास करवा दी है ना कि एंगल बनेगा, एंड यहाँ तो सेम थी उसी डायरेक्शन में ई, वैसे ही सीधी सीधी लाइंस उसी डायरेक्शन में एन कैप की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हमने एक ऐसा ले लिया कि इंक्लाइंड एरिया है, लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल प्लेन के हॉरिजॉन्टल हैं, बिल्कुल प्लेन के पैरेलल हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। हॉरिजॉन्टल जो एन कैप की डायरेक्शन है, अब यहाँ पे एन कैप और ई के बीच एंगल क्या है, थीटा। अब ई क्या हो जाएगा, टू कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक इस साइड वर्टिकल लाइन पे, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा, और वर्टिकल ई साइन थीटा। हमें तो इस डायरेक्शन वाला लेना है हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या बन गया, ई कॉस थीटा। तो ई की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, इस प्लेनर एरिया है, उसकी वैल्यू हमने डेल्टा एस मान ली। तो अब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, ये डेल्टा एस कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल की वैल्यू नहीं बताई, थीटा ही है, तो ये क्या हो गया, ई डॉट डेल्टा एस। तो अब तुम इसको वेक्टर में लिख सकते हो, प्रॉपरली पता चल गया कि ये क्या है, इस तरह से है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो फील्ड, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, जब लाइंस बिल्कुल इक्वी स्पेस्ड हों। देखो ये इक्वल इक्वल इक्वी स्पेस्ड है, सेम थोड़ा थोड़ा ही डिस्टेंस है और इक्वल है ना, उल्टा फुल्टा नहीं है, रैंडम लाइंस ड्रॉ नहीं की गई, ये तो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कहाँ है, जो रैंडमली ड्रॉ की गई हो लाइंस। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वहां पे क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस ले ली हमने, जो कि ऐसी है, कर्व्ड सरफेस है ना, उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वैसे ही जब कर्व्ड सरफेस हो, तो हम उसके अंदर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेकर प्लेनर एरिया से उसकी डायरेक्शन बनाते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इस साइड है E1, यहाँ पे एक और DS2 ड्रॉ कर लेंगे, तो E2 हो जाएगी एक डायरेक्शन, है ना। और सपोज कर लिया कि आउटवर्ड नॉर्मल के साथ एरिया के साथ एंगल कितना है, थीटा, अकॉर्डिंग टू अबव, जैसे अबव एक्सप्लेनेशन में किया है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे हो जाएंगे हमारे पास, तो टोटल क्या आ जाएगा सभी का प्लस। देखो यहाँ पे कितने सारे एरिया एलिमेंट बन जाएंगे, क्योंकि सरफेस क्लोज्ड और कर्व्ड है। डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 अप टू सो ऑन डेल्टा Sn। तो सभी सरफेसेस के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन जाएंगे, E1, E2 अप टू सो ऑन En तक। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस होता है ना। तो सभी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करके क्या बन गया, ई डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डेल्टा S2 प्लस अप टू सो ऑन En डेल्टा Sn। समझ आ रहा है ना बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यस और नो। Jaspreet, Arshnoor, please answer, are you understanding? No, ma'am. कहाँ से नहीं समझ आया, प्लीज टेल मी। समझ कहाँ से नहीं समझ आया बेटा, आ गया मैम समझ। क्लियर है, मुझे लगा डाउट है यस। कोई। ठीक है, नो तो मैम। यार अच्छा कोई डाउट नहीं है, ओके ओके। तो यहाँ पे बस यही इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, क्या है, ई डॉट डेल्टा एस, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेल्टा एस फॉर एरिया था। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और एक कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड में तो हमने कैसे लेते हैं एरिया की डायरेक्शन, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्लेनर एरिया एलिमेंट्स बना के, है ना। तो यहाँ तो जितने ज्यादा बनाएंगे सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म, किसी का किस डायरेक्शन में, सबके अपने अपने एरिया वेक्टर कंपोनेंट बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे तो काफी सारे हो गए, तो ये डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा Sn तक ले लिए।
और इलेक्ट्रिक फील्ड सबका अलग अलग, इसका E1 E2 E3 अप टू सो ऑन En, कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो डेफिनेशन लगा दी, वो तो E डॉट ds होता है, डेल्टा एस होता है। ds भी लिख सकते हो, डेल्टा एस भी, दोनों का मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट है, एरिया में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हम स्मॉल स्मॉल ले रहे हैं इसलिए डेल्टा के साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो अब सभी को प्लस कर दो, प्लस करने पे हम इसको समीशन में लिख सकते हैं। आई की वैल्यू क्या है, 1 टू n ई आई, यहाँ भी 1 2 अप टू सो ऑन n बन रही है, यहाँ भी आई आएगा 1 2 अप टू सो ऑन n, तो 5e की वैल्यू ये वाली बन गई। उसके बाद सपोज कर लिया, ये स्पेशल केस है, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, कि अगर नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स बहुत सारे ज्यादा हो जाएं, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएं, एन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए और डेल्टा एस 0 को, फिर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो एरिया एलिमेंट की भी तो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, है ना, 0 के नियर बाय, बिल्कुल 0 को अप्रोच करने लगे। तो उस टाइम में ये वाले सम की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, अगर लिमिट लगा देंगे, बिकॉज यहाँ इन्फिनिटी टू अप्रोच कर रहा है ना, कि एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एस 0 को, इसको वैसे ही लिखेंगे। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस एरिया, इस ये वाला साइन क्लोज्ड इंटीग्रेशन को शो करता है एज फॉर टोटल सरफेस एरिया। तो ये किसके इक्वल आ गया, ई डॉट डी एस। तो समेशन के साथ भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन में के साथ भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन का मतलब भी सम है, सभी का हम क्या कर रहे हैं, सम अप हो रही है सारी टर्म्स। तो ये बन गया हमारे पास। तो फ्लक्स की डेफिनेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ओवर टोटल सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, किसी भी सरफेस के थ्रू, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, वो किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटेग्रल। ये सरफेस इंटेग्रल है क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे हमने सरफेस क्लोज्ड ली थी तो क्लोज्ड का सिंबल, क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओवर द सरफेस एस, ई डॉट डी एस। तो आगे लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब कोई बताएगा कि ये स्केलर क्यों है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में तो हम क्या लिख रहे हैं, ई डॉट डी एस लिख रहे हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, डी एस हम यहाँ तो 3D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी एस एरिया एलिमेंट, एरिया को भी हमने प्लेनर एरिया मान के उसकी वेक्टर बताया है, उसकी डायरेक्शन शो की है। तो ये भी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर। वो स्केलर कैसे हुआ, कैन यू आंसर, यस और नो। कैन यू टेल मी why electric flux is a scalar quantity not a vector quantity। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को देखो ध्यान से, वही पर इसका आंसर है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। From this definition, you can tell that why electric flux is a scalar quantity. Answer is in front of you. Can anyone answer? Yes or no, दस बता दो बस। Tell me Arshur, Jaspreet, please yes or no में आंसर दे दो। I am waiting for your answer. मैम क्योंकि ये किसी एरिया के अंदर होता है, एक स्मॉल एरिया। हाँ, तो इसका आंसर है क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं,
हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कि नंबर की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नंबर तो 1 2 3 4 है, तो उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक नंबर है, इसका आंसर 1 2 3 है ना। तो हम नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। -1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे ही होगी ना। तो नंबर तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होता है, तो इसीलिए बिकॉज दिस इज अ नंबर। क्लियर हो गया। तो देखो इसके बाद एसआई यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, हमने कर ही लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डेल्टा एस। तो पहले ई के यूनिट लिखेंगे, ई के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के मीटर स्क्वायर फॉर एसआई, है ना। ये क्या बन गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ऐसे भी लिख सकते हो सी रेज टू पावर -1, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हो, पर कूलम। उसके बाद ये वाले भी लिखे हैं, वोल्ट पर मीटर और मीटर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही यूनिट फिल किए हैं, वोल्ट पर मीटर। ये मैंने बताया नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वोल्ट पर मीटर कैसे बने हैं, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम, तब तुम्हें समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन वोल्ट पर मीटर कैसे बने। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू B/D होती है, B फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, D फॉर डिस्टेंस। ठीक है, ये हम आगे करेंगे, तो तब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि वोल्ट पर मीटर कैसे बने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी डेफिनेशन, प्लेनर एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन कैसे लिखनी है, 2D में स्केलर है, 3D में हमने वेक्टर लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसके एसआई यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या है ना, टोटल सम अप करके कैसे लिखना है अगर कोई कर्व्ड सरफेस हो। यहाँ तक समझ आ गया। यस मैम। क्या, तो इसके बाद है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की सिर्फ डेफिनेशन बता देती हूँ, रनिंग आउट ऑफ टाइम आने लग गया, तो बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, ये गॉस भी एक साइंटिस्ट है, उसका कंप्लीट नाम है कुछ, उसके बीच उसके नेम में गॉस था, फिजिसिस्ट था। इसने स्टेट किया था इसने कि टोटल फ्लक्स होता है जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, वो किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। के अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उसमें फाई की वैल्यू होगी जो वो किसके इक्वल होगी, 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, मतलब वो किसके इक्वल होगी, Q/ε0 के। ठीक है, ये गॉस ने प्रूव भी किया और ये स्टेटमेंट भी दी। मैथमेटिकली हम इसका प्रूफ भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, गॉस लॉ भी बोलते हो, गॉस थ्योरम भी बोलते हो। ये थ्योरम हमें क्या देती है, रिलेशन ही देती है, इसमें टोटल फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना है और नेट चार्ज कितना एनक्लोज किया है उस सरफेस में, है ना, टोटल चार्ज। तो हाँ, यहाँ से हम रिलेशन यही तो पढ़ रहे हैं। फ्लक्स क्या, यहाँ से गॉस लॉ क्या बोल रहा है कि फ्लक्स किसके इक्वल है, Q/ε0 के। ये बोल दिया इसने, चार्ज, अब चार्ज किसके, चार्ज टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1/ε0, तो ये आ गया 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। सरफेस कौन सी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड की, जो क्लोज है। और फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फ्लक्स को क्या पढ़ा था कि वो क्या होता है, E डॉट ds, E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ एरिया, थ्रू एन एरिया और सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये किसने रिलेशन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और चार्ज दोनों के बीच का रिलेशन बताता है गॉस लॉ। दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन द टोटल फ्लक्स एंड क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे यहाँ पे, और नेट चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना है इन एनक्लोज्ड सरफेस। समझ आया गॉस लॉ की स्टेटमेंट। यस मैम। समझ आ गया बेटा, कोई डाउट हो यू कैन आस्क। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को। एनी डाउट।
कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? यस मैम। या तो साथ साथ कर रहे हो काम कंप्लीट और रिवाइज यस भी? मैम। ठीक है, तो साथ साथ करते रहो, तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट हैं। तो ये वाला फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये कल कंप्लीट हो जाएगा, कल या फिर परसों तो पक्का ही हो जाएगा। और फिर हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा देन हम ट्राई करेंगे पूरा न्यूमेरिकल्स को करने का भी। ठीक है मैम एग्जाम में कौन से हाँ, चैप्टर आएंगे? एग्जाम में फर्स्ट एंड सेकंड ही सोचा है, बाकी जितना हमारा हो जाएगा हम प्रॉपर रिवीजन भी कर पाए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सोचा है मैंने। फर्स्ट तो ओके तुम्हारा हो जाएगा कल परसों तक कंप्लीट, सेकंड देखते हैं कि कितना को हो पाता है, कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, ट्राई करेंगे पूरा। और मैं नोट्स सेंड कर दूंगी, अगर तुमने खुद से बना रहे हो तो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाए तो देख कर बना लेना, जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ओके, नाउ यू कैन लीव बेटा, थैंक यू।